ईरान की जंग अमेरिका हुआ तक। हफ्ते की मियाद नहीं बचेगी साथ। ईरान की धमकी, प्राणों की आहुति। राष्ट्र प्रथम शिया मुल्क की कसम। IRGC का पावर प्ले। जी हां, आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है सुपर पावर अमेरिका की साख का। मिडिल ईस्ट में बारूद बिछा है, मिसाइलें तनी हुई हैं और इस बीच एक ऐसा दावा जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी। क्या IRGC ने खेल पलट दिया है? क्या ईरान में एक साइलेंट तख्ता पलट हुआ है? क्या ईरान में चुनी हुई सरकार साइडलाइन कर दी गई है और असली कंट्रोल अब गन और गार्ड्स के हाथ में पहुंच गया है? क्या राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अब सिर्फ चेहरा बनकर रह गए हैं और असली फैसले कहीं और से लिए और लिखे जा रहे हैं? लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? जिस अमेरिका ने इराक में घुसकर सत्ता बदली, अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी, वही अमेरिका आज सीधे टकराव से बचता क्यों दिख रहा है? क्या यह रणनीति है या मजबूरी? ईरान के प्रॉक्सी वॉर, ड्रोन और मिसाइल के दम पर अमेरिका को डायरेक्ट वार से दूर कर दिया है, या फिर यह मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा? एक तरफ है अली खामनेई का सिस्टम और दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका, और बीच में सुलगता हुआ पूरा मिडिल ईस्ट। आज हम पूछेंगे, क्या यह जंग सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल है, या यह असल में ईरान वर्सेस अमेरिका की नई रणनीति की एक लड़ाई शुरू हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपर पावर पीछे हट रहा है या ये तूफान से पहले की खामोशी है? सबसे पहले ट्रम्प साहब का बयान सुनिए ईरान को लेकर। Within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think or 3 we're weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it there's would no be reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. तो आपने ट्रम्प साहब को सुन लिया, कह रहे 2 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान पर उनकी जीत लगभग तय देखी जा रही है। लेकिन विदेश मंत्री अब्बास अरागची इससे उलट राग अलापते दिख रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। فيما يتعلق بهذا السؤال فقد أجبت عليه سابقا وقلت إننا ننتظرهم، ولا أعتقد أنهم يملكون الجرأة للقيام بذلك لأنهم سيتكبدون خسائر كبيرة جدا. نحن بالطبع لا نسعى إلى ذلك، ولم نكن نريد هذه الحرب ولم نبدأها، لكننا دافعنا عن أنفسنا وكان دفاعا قويا. الخسائر التي لحقت بمنشآتهم ومعداتهم وبراداراتهم في المنطقة وبطائراتهم وخاصة الطائرات الاستراتيجية. तो सवाल यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? अरागची सच बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है 2 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान कह रहा है 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए वो तैयार है। देश का सवाल, अब वक्त तो चला है देश के सवाल पर आने का, वो सवाल जिन पर 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। क्या ईरान में राष्ट्रपति सिर्फ एक पोस्टर बॉय बनकर रह गए हैं? उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सत्ता को ओवरटेक कर लिया है और किसी को इसका पता नहीं चल रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ईरान में एक साइलेंट तख्ता पलट हुआ है? बात बाहर कैसे नहीं निकली, कैसे दबा दी गई? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर मैं पैनल से सवाल पूछूंगा, ईरान में असली आदेश कौन देता है, सरकार या खामनेई के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स? सवाल नंबर 5 बहुत अहम, क्या ईरान में डुअल पावर सिस्टम काम कर रहा है? यह डुअल पावर सिस्टम कैसे काम करता है,
पैनल बताएगा, पैनल समझाएगा, लेकिन सबसे पहले दर्शकों पूरा कंटेंट लेकर पहुंचे आपके लिए किस तरीके से आने वाले वक्त में अब ये जो मामला है ये कितना खतरनाक होने जा रहा है। क्या ईरान में 2 पावर सेंटर्स बन गए हैं, ईरान में क्या चल रहा है, वो अपडेट आपके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं। पूरा अपडेट आपको बताएंगे और अमेरिका के नैरेटिव को भी समझाएंगे। ईरान आखिर क्या चाहता है, ईरान के दिल में क्या है, अमेरिका क्या जानबूझकर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने और बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको अपडेट बता दें कि ईरान में क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और फिर एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। ईरान में क्या चल रहा है, जहां ईरान में पहला पावर सेंटर चुनी हुई सरकार यानी राष्ट्रपति होता है। अपडेट आपको बता रहे ईरान में हो क्या रहा है, क्या 2 पावर सेंटर्स बन चुके हैं, दूसरा पावर सेंटर कौन है, अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। दूसरा पावर सेंटर आईआरजीसी जैसी संस्थाएं हैं, यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड जो सीधे जो वहां के सुप्रीम कमांडर हैं उनको रिपोर्ट करती है। अपडेट नंबर 3 ईरान में क्या चल रहा है, क्या 2 पावर सेंटर्स हैं, आईआरजीसी इंटेलिजेंस विदेश नीति को कंट्रोल कर रही है, यानी पूरा का पूरा देश अगर किसी के कंट्रोल में है तो वो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो खामनेई को रिपोर्ट करते थे, अब मुश्तबा खामनेई को रिपोर्ट कर रहे हैं। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन भी आईआरजीसी के कंट्रोल में है, तो आखिर राष्ट्रपति कर क्या रहे हैं, विदेश मंत्री कर क्या रहे अगर सब कुछ आईआरजीसी के हाथ में है। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इकोनॉमी के बड़े हिस्से पर भी आईआरजीसी यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का जो कब्जा है, यानी पूरा का पूरा देश अगर कोई चला रहा है तो वह आईआरजीसी चला रहा है। लेकिन ईरान के नैरेटिव को लेकर जो बातें चल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के बारे में आपको बताना जरूरी है। पेजेश्कियान कमजोर क्यों हो रहे हैं, क्या ईरान में तख्ता पलट हो चुका है, उसके बारे में आपको हम बताने और समझाने जा रहे हैं। ये ग्राफिक्स देखिएगा। क्या ईरान में तख्ता पलट हुआ, जवाब नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम लीडर के आगे प्रेसिडेंट की ताकत सीमित रहती है, कम रहती है, ये वहां का सलीका और तरीका है। जब से वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ऐसे ही सिस्टम चलता रहा है। जवाब नंबर 2 मौजूदा तनाव में हाई जो लाइनर्स हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, वो हावी हो जाते हैं, बड़े फैसले सख्त फैसले लेने वाले लोगों का दबदबा हो जाता है। जवाब नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। आईआरजीसी सीधे फैसला करने लगता है, यानी प्रेसिडेंट की भूमिका बहुत कम है, तख्ता पलट जैसा ही माहौल है लेकिन तख्ता पलट ऑफिशियल नहीं हुआ है। जवाब नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सैन्य कार्रवाई से जुड़े फैसले आईआरजीसी के पास रहते हैं, यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने के लिए हैं, जो सेना कहती है वो करते हैं। जवाब नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या ईरान में तख्ता पलट हो चुका है, जवाब नंबर 5 क्या है। हिजबुल्लाह हूती ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, यानी विदेश मंत्री राष्ट्रपति कुछ भी कहें सब कुछ कंट्रोल आईआरजीसी कर रहा है। जवाब नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। प्रेसिडेंशियल पेजेश्कियान कमजोर, उनका रेजिम कमजोर क्यों हुआ, ये कोई आधिकारिक तख्ता पलट नहीं है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन काम वैसा ही हो रहा है, सेना सब कुछ डिसाइड कर रही है। जवाब नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। ये डी फैक्टो कंट्रोल का क्या मामला बन चुका है, डी फैक्टो कंट्रोल क्या होता है, पैनल से मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा और आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जवाब नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। सुरक्षा और जंग के जो फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, वो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले से लिए जाते हैं, सारा पावर उनके पास रहता है। जी हाँ, जवाब नंबर 8 आपने देख लिया। जवाब नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पेजेश्कियान कमजोर क्यों हो गए, क्या तख्ता पलट हुआ है, जी नहीं। 9वां जवाब, राजनीतिक और घरेलू फैसलों के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है, लेकिन पेजेश्कियान के पास पूरी पावर नहीं है। वो कुछ फैसलों के लिए राजनीतिक घरेलू फैसले राष्ट्रपति ले तो सकते हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, तो फिर ये किस काम के फैसले जिसे आईआरजीसी कभी भी पलट सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आया है दर्शकों, उसको भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। वो बयान सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर प्रेसिडेंट साहब कह क्या रहे हैं, ईरान में चल क्या रहा है और असल नैरेटिव क्या है। बड़ा सवाल, क्या जंग में अमेरिका फंस गया है और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अब अमेरिका क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान सुनिए। बयान नंबर 1, ईरान के साथ चल रहा युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी। उनके बयान की डिटेल आपके लिए लेकर आए। बयान नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है, ऑपरेशन अंतिम चरण में है। ये बात ट्रंप साहब कह रहे हैं कि लक्ष्य हासिल हो गया, ऑपरेशन अंतिम चरण में है, लेकिन ईरान का नैरेटिव आपने सुना कि अब्बास अराक्ची क्या कह रहे हैं। बयान नंबर 3, अमेरिका का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था, ताकि परमाणु हथियार ईरान को ना मिल पाए। अगला बयान, बयान नंबर 4, अगर समझौता हो जाता है तो युद्ध इससे पहले भी खत्म हो सकता है, यानी परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं है। अमेरिका इज वेरी श्योर फॉर दैट। अगला बयान, बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या जंग में अमेरिका फंस गया, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं।
हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए अमेरिका यहां पलटा। पहले अमेरिका ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, पूरी दुनिया में क्रूड की सप्लाई को हम बेहतर बनाएंगे, हम चीजें नॉर्मल करेंगे, लेकिन ट्रंप साहब अब पलट गए। बयान नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उन्होंने बयान दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर बाकी देशों को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई अपना अपना वेसल्स भेजिए, मंगाइए, डील करिए ईरान के साथ, हम लोग इसमें बीच में बोलने वाले नहीं है। और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनका बिजनेस अब नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की भी जो डिटेलिंग आई, जो नैरेटिव आया, वो भी आपको सुनना, देखना और समझना चाहिए। अराक्ची साहब ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है। ट्रंप साहब कह रहे 2 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान क्या कह रहा है, ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, वो डिटेल, वो ग्राफिक्स, वो कंटेंट भी आपके लिए लेकर आए दर्शकों। ईरान का जो वॉर है बहुत क्लमजी हो चुका है, बहुत बहुत फंस चुका है। अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है, इजराइल को भी समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इस बारे में चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। वो कंटेंट, वो ग्राफिक्स आपको वॉल पर हम दिखाने भी जा रहे हैं कि आखिरकार जो अब्बास साहब हैं वो आखिर क्या कुछ कह रहा है। अमेरिका को उन्होंने चेतावनी दी है, वो डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, समझिए क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं चेतावनी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जमीनी हमला हुआ तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। ये बात अराक्ची साहब कह रहे हैं, चेतावनी सीधी अमेरिका को दे रहे हैं। अमेरिका कह रहा है 2 हफ्ते में जंग खत्म हो रही है, ईरान का नैरेटिव इससे डिफरेंट है। चेतावनी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, हम तैयारी के साथ अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। यानी अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि अमेरिका अपने मरीन कमांडोज को जमीन पर उतार सकता है, बूट्स ऑन ग्राउंड की सिचुएशन बन रही थी, ईरान ने कहा कि आइए हम स्वागत के लिए तैयार हैं। ईरान को अमेरिकी जमीन हमले का डर नहीं है। यानी ईरान साफ साफ कह रहा है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हमें इस बात का कोई डर नहीं है, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, आप आइए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। चेतावनी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ईरान किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार। ये बात अराक्ची साहब कह रहे हैं। चेतावनी देते हुए उन्होंने चेतावनी दी है, अमेरिका को सीधी धमकी दे रहे हैं। चेतावनी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ईरान खुद जमीनी युद्ध नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ग्राउंड ऑपरेशन हो, लेकिन अगर अमेरिका ने हमें छेड़ा तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। जी हां, चेतावनी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। अब्बास अराक्ची का बयान आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। अगर हमला हुआ तो ईरान जवाब देने में सक्षम है। ट्रंप साहब कह रहे हैं 2 हफ्ते में जंग खत्म हो रही है, ईरान कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि 6 महीने लंबी जंग चल सकती है। जमीनी हमले की गलती पर अमेरिका को ये भारी पड़ेगी। वो कह रहे हैं जमीनी हमले की गलती अगर अमेरिका करता है तो उसे पछताना पड़ेगा। चेतावनी नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ईरान के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं अमेरिका को, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ईरान अपनी रक्षा करना जानता है। तो अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका को धमकाया है कि अमेरिका जो बातें कह रहा है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन ये जो चेतावनी आई है ईरान की ओर से, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस वॉर में फंस गया है और अब छटपटाहट हो रही है निकलने की, क्योंकि लाखों अरबों डॉलर रोज वहां पर खर्च हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं जंग में, और अमेरिका पर बहुत ज्यादा दबाव भी है। ईरान की अब जो 3 लेयर स्ट्राइक है, कैपेबिलिटी, उसके बारे में आपको दर्शकों बता दे। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। एक पूरी इमेज, एक पूरा मैप आपके लिए लेकर आया हूं। आखिर क्यों अमेरिका परेशान है, इजराइल क्यों परेशान है। आपने ईरान में इतने हमले कर दिए, बर्बादी और तबाही की तस्वीरें हम आपको रोज दिखा रहे हैं, लेकिन इजराइल में हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं। ये स्क्रीन पर आइए। ईरान की 3 लेयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में आज आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं। पहली स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है दर्शकों? क्रूज मिसाइल सोमर। ये लॉन्ग रेंज एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 से लेकर 4500 किलोमीटर तक है, जिससे सबसे ज्यादा इजराइल परेशान है। दूसरा उनका जो वेपन है बैलिस्टिक मिसाइल का सेजिल, इसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल सेजिल है। और ये भी लगातार हमले इजराइल के ऊपर हो रहे हैं, और जितने भी खाड़ी के मुल्क है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, और ईरान अपने पड़ोसियों को भी मार रहा है क्योंकि वहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। तीसरा उनका जो वेपन सिस्टम है वो ड्रोन्स है, शाहिद 136, 136 नंबर जो उनका ड्रोन है, शाहिद 136 सीरीज का। तो ये उनके एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, और इन्हीं तीनों के जरिए वो पूरे के पूरे इजराइल, पूरे अरब कंट्री, पूरे गल्फ को परेशान किए हुए है। पूरा गल्फ परेशान है क्योंकि इन्हीं 3 कैपेबिलिटीज के जरिए वो सबको सबक सिखाने में लगा हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ये तो आपने देख लिया। अब एक मैप लेकर आपके लिए आए कि ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है, इजराइल के साथ कौन कौन, मिडिल ईस्ट का नैरेटिव आपको हम बता रहे हैं, कौन कौन किसके साथ कहां कहां खड़ा है। और ये मैप देखने के बाद आप समझेंगे, 2 मैप है, बैक टू बैक दिखाऊंगा। पहले आपको मैप ये दिखाऊंगा कि ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, वो मैप देखने के बाद आप समझेंगे। सबसे पहले ईरान का मैप दिखा रहे हैं, देखिए ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है। रशिया, सीरिया, हिजबुल्लाह, हूती, इराक और चीन,
ये तमाम जो मुल्क हैं हिजबुल और जो प्रॉक्सीज हैं वो भी देखिए ईरान के साथ यहां पर खड़े हैं, चाइना भी है, रशिया भी है, सब ईरान को बैक कर रहे हैं। बैक डोर से टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है, हथियार भी दिया जा रहा है, और जितनी भी संभव मदद हो सकती है चाइना और रशिया कर रहे हैं ईरान की। लेकिन इजराइल के साथ कौन है, अगले मैप पर आते हैं। अब इजराइल के साथ कौन है, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, इनके साथ सिर्फ यूएई और अजरबैजान, दो मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल के साथ है। इजराइल बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है, और उसके लिए मुश्किल इस बात की है कि वो सिर्फ अमेरिका के भरोसे मिडिल ईस्ट की जंग में कूदा हुआ है। उसकी मजबूरी है कि अमेरिका के साथ रहे, उसकी मजबूरी है कि अमेरिका इजराइल का साथ दे, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा अलाई है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका का इजराइल, जिसके भरोसे अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को केटर करता है, वहां की राजनीति, वहां के जियोपॉलिटिकल सिस्टम को मॉनिटर करता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब इस जंग में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फंस गया है। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका छटपटा रहा है यहां से बाहर निकलने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि आने वाले वक्त में जितनी जल्दी हो सके वो ईरान जंग से फारिग हो जाए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, और उस पैनल के जरिए हम आज पूरे डिस्कशन को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी हम देने और तलाशने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आप स्वागत कीजिए ए कमोडोर एन.के. मेहता साहब का, मेरे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिनसे मैं सवाल पूछूंगा। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी भी मेरे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा सईद अली अदनान रिजवी साहब मेरे साथ हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार जी मेरे साथ हैं, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सैयद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका इंटरनेशनल फर्टर्निटी के सामने ये बयान देता है कि 2 से 3 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, और बातचीत के टेबल पर अब दोनों मुल्क पहुंचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि सहमति बन रही है। लेकिन तभी अब्बास अराक्ची का बयान आता है, वो कहते हैं 6 महीने जंग चलेगी। वो कहते हैं कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करने की कोशिश करता है तो अमेरिका को पछताना पड़ेगा। हम 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, अमेरिका की कई बातों के सामने हम झुकेंगे नहीं। क्या वहां पर तख्ता पलट हो चुका है ईरान में? IRGC सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, पेजिशकियान, अराक्ची ये सिर्फ एक पोस्टर बॉय की तरह है वहां के पॉलिटिकल रिजीम में, बस वो चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे फैसले क्या रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कर रहे हैं? सईद साहब जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, सारे पैनलिस्ट को आपको सलाम अर्ज है। अमेरिका का जो अभी बयान आया और उसके बदले में जो अराक्ची साहब ने बयान दिया कि एटलीस्ट 6 महीने तक अभी जो है जंग वो खींच सकते हैं, ये अपनी ताकत को बता रहे हैं कि उनके पास क्या ताकत है। लेकिन अगर हम इस तरफ पहले अमेरिका के बारे में देखें कि आपके पास गोल क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हर दिन जो है ऑब्जेक्टिव्स बदलते गए। अब आकर कह रहे हैं कि हमारा जो है रजीम चेंज करना एक छोटा सा काम था, हमें तो न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना है, न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना है। जो गोल ट्रम्प का है वो गोल ईरान का है ही नहीं। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करना चाहे तो वो कभी भी हासिल कर सकता है। सवाल ये नहीं है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर सकता है या करना नहीं चाहता है। वो काम कि जो ईरान ने करना चाहा, ट्रंप ने अपने जो है एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो उसको रोक नहीं पाए। ना मिसाइल्स रोक पाए, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाए, ना ही अपना F-15 बचा पाए, F-35 नहीं बचा पाए। 150 ड्रोन अब तक ईरानियों ने अमेरिकन के मार के गिरा दिए हैं। तो वो चूंकि बैकफुट पर है, और अभी आपने देखा कि तमाम नेटो कंट्रीज ने आकर ये मना कर दिया, स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, सब जो है पीछे हट रहे हैं। यहाँ तक कि स्पेन ने ये कह दिया कि हम 23 साल पहले बेवकूफ बने थे कि इराक में जाकर हमने न्यूक्लियर के लिए उनका साथ दिया, लेकिन अब दोबारा हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो क्योंकि ट्रंप अपने आप को तमाम तर्जमों से घिरा हुआ पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन ईरान में मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से बता दूं, जो लेटेस्ट अपडेट है पिछले 1 महीने से, नहीं 1 मार्च से लेकर हर रात वहां पर पूरी आवाम सड़कों पर उतरती है अपनी हुकूमत के सपोर्ट के लिए। लेकिन इधर हम देख रहे हैं 90 लाख लोग अमेरिका में उतरे हैं ट्रंप के खिलाफ। इराक़ची साहब हो या प्रेसिडेंट हो, ये सब के सब वही बात कह रहे हैं जो वहां का 5 साल का बच्चा कह रहा है। और तमाम के तमाम, चाहे वो IRGC हो, चाहे वहां की हुकूमत हो, ये सब के सब उस सुप्रीम लीडर के अंडर में होती है कि जो तीसरे सुप्रीम लीडर बनाए गए आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, अब वो चूंकि लीड कर रहे हैं, तो जो वो कहते हैं, जो वो तय करते हैं, उसी के मुताबिक होता है। इसीलिए ये आप कहेंगे कि आप ये किस सोर्स से कह रहे हैं, साफ सी बात ये कि आप एक बयान नहीं दिखा सकते हैं। सुप्रीम लीडर से लेकर तमाम MP से लेकर 5 साल के बच्चे तक ईरान की एक जबान है।
नो सीज फायर, ओनली एंड ऑफ द वॉर। हमें जंग खत्म करनी है, और जंग खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सोल्जर्स यहां से जाएं। और अब देखिए, आज 1 अप्रैल है, 2 घंटे 3 घंटे बचे हुए हैं। ईरान ने, IRGC ने ये लिस्ट भी जारी कर दी कि 18 कंपनीज टेक्नोलॉजी वाली जिन्होंने साथ दिया है अमेरिका का, वो अब रात के 8 बजे से इनके रडार पर है, वहां से लोग हट जाए। तो ईरान ने जो जो कहा वो किया, और आगे भी जो वो कह रहा है, अगर कह रहा है कि 6 महीने तक जंग चलेगी, वो खींच सकता है तो आसानी एटलीस्ट खींचेगा, और वो जो है अमेरिका को मता चखाएगा। जी बेहतर है सईद साहब, प्लीज स्टे विथ में, आप साथ रहिएगा। मेहता सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब ट्रम्प साहब, एक होता है कि आप डरते हैं लेकिन चेहरे पे आप वो डर नहीं दिखाते, एक साइकोलॉजिकल फेस, आप पोकर फेस लेके चलते हैं, बहुत हैप्पी दिखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी हवा बहुत खराब है। ट्रम्प साहब के जो बयान आ रहे हैं, बार बार ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर कह रहे हैं कि जंग खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो रहा है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। क्या अमेरिका इस जंग में फंस गया है? क्योंकि अब जो फैसले हो रहे हैं मेहता सर, अब वो सब फैसले IRGC कर रहा है, पॉलिटिकल रिजिम कोई फैसला वहां कर नहीं रही है। क्योंकि ये खबर भी थी कि सबको डर लग रहा है कि ट्रम्प साहब वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे वो जो भी लालच देके या जो भी कन्विंस करने का उनका तरीका हो, और इसीलिए सारे बड़े फैसले IRGC ले रहा है। सर, ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो चुकी है कि ट्रम्प साहब के जितने भी इरादे थे, जितने भी गोल थे, वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। जो sir. उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ। और डे 1 से बोल रहे हैं कि हम ये युद्ध को 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे, मैं चाहूं तो 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना वहां पे हुकूमत बदली, रजीम चेंज नहीं हुई, ना ही वहां के लोग, ईरान के लोग हुकूमत के अगेंस्ट आए, ना ही, और ये बार बार रोज बोलते हैं ट्रम्प साहब कि हमने पूरा एयर पावर खत्म कर दी, ईरान की आर्मी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, एयर डिफेंस खत्म कर दिया, हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। ईरान आज भी, उसने कुवैत और बहरीन के ऊपर हमले किए हैं, इसका मतलब ईरान के पास एयर पावर है, वो कर रहा है। तो ये पूरे के पूरे ट्रम्प साहब के जो जितने भी प्लान थे, जितना भी जो कह रहे हैं, वो सब गलत साबित हुए हैं, और वो डेफिनेटली बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, अब कल डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने भी माना है कि पाकिस्तान के थ्रू उनको मैसेज आ रहे हैं। ट्रम्प साहब पाकिस्तान जैसे देशों की मदद ले रहे हैं मैसेज देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जैसा एक इमेच्योर कंट्री, वो जो इनिशिएटिव ले रहा है, वो कभी भी साबित नहीं सक्सेसफुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो अमेरिका को कह सके कि ये आपकी जो पॉइंट्स हैं वो रीजनेबल नहीं है। इसलिए वो जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान मीडिएट करने के लिए, या तुर्की में मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये सारे अमेरिका के प्यादे हैं जो नहीं कामयाब होगा। इस समय ईरान उनकी बातें नहीं मानने वाला। अगर इसमें पीस टॉक आती है, जो कि ट्रम्प साहब बुरी तरह चाहते हैं कि अब वो कैसे भी युद्ध से बाहर निकल सके, इजराइल नहीं चाहता युद्ध से बाहर से निकल सके, कोई इजराइल का मकसद पूरा नहीं होता इस समय। लेकिन ट्रम्प साहब अपने देश के विद्रोह के अगेंस्ट, लोग सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो रही है, वो इस ट्रम्प से, इस युद्ध से कैसे भी निकलना चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं वो नहीं हो सकता। इस समय उस देश की जरूरत है, वो मीडिएटर चाहिए जो कि ट्रम्प साहब को बोल सके कि आपने ईरान को के साथ अगर समझौता होना है तो बराबरी से होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रम्प साहब बोलेंगे कि मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी चाहिए, मुझे यूरेनियम भी चाहिए, मुझे उनके ऑयल भी चाहिए, तो ईरान मान जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए वो देश होगा जो ये कह सके कि बैलेंस, अगर पीस होनी है तो बैलेंस होगा, अगर वॉर खत्म होनी है तो दोनों को, एक को लेना देना, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और इस समय मेरा मानना यह है कि भारत इस समय इस पोजीशन में है कि वो एक कर सकता है, लेकिन वो अगर इंडिया इसमें करेगा, अगर मोदी साहब इसमें इनिशिएट लेते हैं तो वो अपनी टर्म्स पे करेंगे, नहीं कि वो पपेट बन के अमेरिका के नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान को कह दिया वो उसने आगे कन्वे कर दिया। अगर अमेरिका का कहा हुआ अगर ईरान को कन्वे करेंगे तो ईरान को कभी भी वो मंजूर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ईरान का किसी भी देश को मंजूर नहीं होगा। इसलिए अभी समय आ गया है कि देश, भारत जैसे देश और बड़ी ताकतें, दुनिया की ताकतें हैं, वो इनिशिएटिव ले और अमेरिका को बोले कि बस बहुत हो गया, अब पूरे तुम विश्व को सत्यानाश कर रहे हो, सर्वनाश हो रहा है, युद्ध बहुत बढ़ता जा रहा है, दुनिया के हर कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है और छोटे कंट्री को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए अभी समय आ गया है इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। जितना तुमने करना था कर लिया, अब इसको बंद कर दिया जाए। और ट्रंप भी एक्चुअल में यही चाहते हैं, लेकिन किसी को ट्रंप को आईना दिखाना पड़ेगा।
कहना दिखाना पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब बस करो, लेकिन तुम मेहदी फेल सर, हो गए क्या हो। ईरान में तख्ता पलट हो चुका है? आपको लग रहा है पॉलिटिकल रेजिम से कह दिया गया कि बिल्कुल आप नहीं हुआ। चुपचाप रहिए? अगर तख्ता पलट हुआ होता तो वो जो अभी तक अटैक हो रहे हैं वो बंद हो चुके होते। जो अटैक कंटिन्यू करे जा रहा है, जहां वो चाह रहा है, ईरान जहां चाह रहा है वहां पे अपने निशाना लगा सकता है। क्या ईरान 2000 किलोमीटर दूर तक जाके दीगो गार्शिया में अटैक कर सकता था? दुनिया में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान ये कर सकता है, अगर वो कर दिया। अगर तख्ता पलट ही गया है तो जो नई सरकार आई है, जो अमेरिका की बात मान रही है, वो ऐसा काम क्यों नहीं करेगी? सर, तख्ता वो पलट क्यों से अगर मेरा बहरीन मतलब में था अटैक सर आईआरजीसी के हाथों में कमान चली गई है। तख्ता पलट से मेरा मतलब था कि आईआरजीसी पूरे पॉलिटिकल कंट्रोल अब आईआरजीसी के पास है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आईआरजीसी हमेशा ही रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक इंटेग्रल पार्ट रहा है। तो अगर आईआरजीसी, पहले भी आईआरजीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और अभी भी कर रहा है। हो सकता है कुछ हद तक हो, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि आईआरजीसी अलग था और रिपब्लिक ऑफ ईरान गवर्नमेंट अलग थी। दोनों एक ही थे, दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से साथ थे, और वो साथ थे। हो सकता है अभी कुछ अपर एंड कोई लीडर नहीं रहेंगे तो टेम्परेरीली वो हुआ होगा, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आईआरजीसी भी ईरान, रिपब्लिक ऑफ ईरान का इंटेग्रल पार्ट है, था, है और रहेगा। तो इसलिए इसको हम सत्ता परिवर्तन नहीं बोल सकते। अगर आईआरजीसी कंट्रोल भी कर रहा है तो इसको सत्ता परिवर्तन कहना गलत होगा। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। अंशु मैम के पास जाओ, उसके बाद मैं संजय सर के पास जाऊंगा, इन सब का क्रक्स उनसे पूछूंगा। अंशु मैम, अभी जो वहाँ पे स्थिति है, अब ये तो क्लैरिटी बिल्कुल हो चुकी है कि जो पॉलिटिकल रेजिम वहाँ का, चाहे पेजिशकियान हो, आराक्ची हो, ये लोग सिर्फ एक पोस्टर बॉय की तरह वहाँ पर काम कर रहे हैं। आईआरजीसी जो कहती है वो वहाँ पर कहते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हैं। क्या सत्ता परिवर्तन का जो सपना लेकर आए थे, अब वो कह भी रहे कि परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं है? तो ये तो पहले से ही सबको पता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। नया क्या है इसमें? अमित, अभी की जो पूरी परिस्थिति है ना, मुझे एक वॉर का बहुत ही भीषण नया चैप्टर खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले एक हफ्ते के 10 दिन के अगर अपन इवेंट्स को अनफोल्ड करें तो हमको समझ में आता है कि किस तरह से ट्रंप ने अपने लिए एक टाइम बाय आउट किया। उसके बाद उस टाइम को उन्होंने और थोड़ा बढ़ाया 5-6 अप्रैल तक। इधर ईरान की तरफ से हमले जारी रहे, अलग अलग जो स्टेटमेंट्स आए, चाहे अराक्ची के आए हों या पेजिशकियान की तरफ से आए हों। ये तो समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि सत्ता का जो संचालन है और कंट्रोल है वो आईआरजीसी के हाथ में, और वो हमेशा से रहा है। देखो, हार्ड लाइनर्स ने हमेशा से ईरान चलाया है, सॉफ्ट लाइनर्स ने नहीं। यही कारण है कि ट्रंप या अमेरिका यहाँ पर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या जो गल्फ कंट्रीज के देश है वो यहाँ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। अब स्थिति ये है कि ट्रंप ने जो अपना एम्फीबियन शिप ट्रिपोली भेजा है और 3500 देखो मरीन्स, पैराट्रूपर्स और बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे हैं। तो अब ये तो साफ समझ में आ रहा है कि आज नहीं तो कल बूट्स ऑन ग्राउंड हमको ईरान पहुंचते हुए नजर आएंगे। ईरान को भी ये समझ में आ रहा है। ईरान को चीन पाकिस्तान के साथ जो उसकी सरहद है वहां से लगातार मदद पहुंचा रहा है। ये मदद कब तक पहुंचेगी, इस पर भी मैं लगातार कह रही हूं कि ट्रंप ने अब असीम मुनीर को धमकाना शुरू किया है कि या तो अपनी सेना भेजें, यही उनके बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे ईरान। ये होना मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान चीन का बहुत ही सशक्त अलाई है, एक मित्र देश है। तो फिर ये एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करके हो सकता है ट्रंप कहे कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी सेना नहीं भेज रहे हो तो इस बॉर्डर को सील करो, यहां से तुम चीन की भी कोई सहायता ईरान नहीं पहुंचाओगे। ट्रंप अब इस चक्कर में है कि थोड़ा समय बाय करके ना ईरान को एग्जॉस्ट करें। और गल्फ कंट्रीज अब मुझे धीरे धीरे एक्शन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हार्डलाइनर्स के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसकी अगर हम रीड बिटवीन द लाइन देखें, जैसे कि भाई आज अभी कह भी रहे थे को पैनलिस्ट मेरे कि आज रात के बाद से बहुत सारे एनर्जी साइट्स निशाने पर होंगे। तो ये समझने की बात है कि इस युद्ध में अमेरिका फिर भी बहुत दूर बैठा है। उसकी जो भी सेना का इक्विपमेंट का नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इन गल्फ कंट्रीज के आप देखो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स हैं, एनर्जी साइट्स हैं, इनके सिविलियन साइट्स हैं, इन पे ईरान हमला कर रहा है और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, न सिर्फ इन देशों के लिए बल्कि यदि हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को देखें और पूरी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखें या राजनीति को देखें तो उसकी दृष्टि से। तो अब मुझे ना यहां से एक अलग चैप्टर खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि ट्रंप बिल्कुल हार्डलाइनर्स को टारगेट करेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। आप देखो 47,000 ट्रूप्स पहले ही जो 18 बेसेस हैं अमेरिका के इन गल्फ कंट्रीज में वहां पर मौजूद हैं, और इसके अलावा 57,000 ट्रूप्स और भेजने की बात कल खबर मैंने पढ़ी है। और ट्रिपोली तो हमें वहां पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और ये क्यों सोच रहे हैं कि पैरा ट्रूपर्स पैराशूट से ड्रॉप किए जाएंगे ईरान पे? भैया ये भी तो हो सकता है कि समुद्री मार्ग से या तो खार्ग द्वीप के थ्रू या और किसी रास्ते से शिप्स के थ्रू इनको पहुंचाया जाए। तो
ये जो साथ के को पैनलिस्ट जुड़ते हैं या मेरे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लगातार ये इमेजिन करते हैं कि एरियल वे से इनको ड्रॉप किया जाएगा। वो तो सुसाइड अटेम्प्ट होगा। अदर वेज अमित जिनके जरिए इनको भेजा जा सकता है, और मुझे उसी की तैयारी अब दिखाई पड़ रही है ट्रंप की। बिल्कुल मैम, मैं आपसे सहमत हूँ इस पॉइंट पर। संजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि अंशुम मैम भी कह रही हैं और मेहता सर भी कह रहे हैं, सईद साहब की भी बातों से ये बात समझ में आ रही है। आपको लगता है कि अब ये बहुत हाई टाइम है, पीक टाइम है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा वहां पर? आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका इस बात को समझता है कि एयर बेस के माध्यम से उसका लाभ उठा करके या नेवी बेस के माध्यम से उसमें तो वो सफल हो सकता है। आप अफगानिस्तान में देखिए ना, क्या स्थिति हुई थी। जैसे ही वो ग्राउंड पर उतरा था, उसके बाद अमेरिका की क्या स्थिति हुई थी। और उस मामले में जो ज्योग्राफी है ईरान की, उस ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का रिस्क जो है अमेरिका है वो लेने जा रहा है। और बयान भी इनके बदल रहे हैं। आज तो मैंने देखा कि जो अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पेपर है, न्यूज पेपर है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को हम बिना ये खोले हुए भी हम युद्ध को ये कर सकते हैं, हम युद्ध से बाहर निकल सकते हैं। हॉर्मुज मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आपके क्लिपिंग्स में भी डिस्प्ले में आ रहा है। एक दूसरी तरफ जो युद्ध का चौतरफा असर हो रहा है, इस पर एक उन पर मोरल प्रेशर भी है ट्रंप के ऊपर कि भाई आप ये जो क्राइसिस आपने जो क्रिएट किया पूरे वर्ल्ड में, अब वो चीजें केवल गैस और तेल तक ही नहीं रह गया है, ये वो कच्चे तेल और गैस का ही मामला है। अब उसमें प्लास्टिक से लेकर के दवा, मेडिसिन तो एक ऐसी चीज है जिसका रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड को हर जगह है लोगों को, उसमें भी काफी प्रभावित चीजें हो रही हैं। तो इसको लेकर के अब जो भी गल्फ कंट्री के देश हैं या उनके नेबरिंग कंट्रीज है, वो चाहते हैं कि भाई इसका कुछ निर्णायक हल हो। और जिस तरह से ट्रंप के बयान बार बार बदलते रहे, खुद अपने ही बयान को वो कंट्राडिक्ट करते रहे। कभी वो रिजिम चेंज की बात किए, कभी उन्होंने कहा कि उनके जो न्यूक्लियर साइट है उसको हम ये करना चाहते हैं, कभी उनके बयान कुछ होता है। तो अलग अलग बयानों को लेकर के ट्रंप खुद नहीं अभी डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें लाइन ऑफ एक्शन हमें लेना क्या है। ठीक है, वो जो करना है वो कर लें, 2 सप्ताह में 4 सप्ताह में, युद्ध अब उनके बस में रोकना नहीं है। वो युद्ध अब रोकने का निर्णय ईरान के तरफ से होने जा रहा है कि ईरान जब अब तैयार है, जिस IRGC की बात हो रही है कि IRGC तैयार है कि ठीक है हमारे सामने राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए मरने मिटने की स्थिति में हम अब तैयार हैं, ठीक है अमेरिका को जो एक्शन लेना है ले। वहां पर अमेरिका जो है वो थोड़ा बैकफुट पर दिख रहा है और वहां उनके ही अपने जो उनके पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस हम लोग कहते हैं, वहां भी उनके विरोध हो रहे हैं। सड़कों पर लोग उनके विरोध में खड़े हैं कि भाई आप अनावश्यक तौर पर जो आप हर जगह दादागिरी करने निकल जाते हैं, आपके हिस्से में क्या मिलने वाला है, आपको कौन सी, हर जगह वो वेनेजुएला चीजों को समझ ले, ये उनका गलतफहमी है। ईरान अपने तरीके से ठीक है, जो भी उनके यहाँ अपना इनर कॉन्फ्लिक्ट था या दबाव था, इनको लगा कि उस मौके का हम फायदा उठाएंगे और फिर हम ईरान को एक तरह से उनको हम सरेंडर करा देंगे। ईरान उस स्थिति में नहीं। जिस तरह से इजराइल को इन्होंने थोड़ा सा ये किया और लगा कि ईरान के साथ हम इजराइल को ये करके और बीच में हम लोग आ जाएंगे मेरे पास कि चलिए अब आप निर्णय कर दीजिए कि क्या होगा नहीं होगा। ईरान शायद जो उन्होंने एस्टिमेट किया था उससे वो ईरान अलग निकला और वहां के लोग तैयार है कि ठीक है जब युद्ध आपने ये कर दिया है तो हम पीछे क्यों हटेंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जो गल्फ कंट्री के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बिल्कुल जिस क्राइसिस का वो सामना कर रहे हैं, जिस तरह से जो उनका इकोनॉमी का रीढ़ है उस पर ही जाकर के ईरान हमला कर दे रहा है। अब वो जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका स्पष्ट तौर पर कोई निर्णायक स्थिति में कोई फैसले नहीं ले रहा है कि चलिए अगर युद्ध में ही जाना है तो हम सीधे सीधे जाएंगे। वो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। और मैंने हॉर्मुज पर जो उनके बयान देखे तो बड़ा उनका अपने आप में उनका बयान लगा कि ये क्या उनके निर्णय हो रहे हैं। तो पूरे विश्व की इकोनॉमी युद्ध को लेकर के जो अलग अलग व्यू और अमेरिका की स्पष्ट निर्णय कि क्या वो अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका क्या आप समझ रहे हैं कि वो एक बार उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम रिजिम चेंज कर देंगे और रिजिम चेंज हो गया। वहां के तो लोग एकजुट हो गए। ठीक है, IRGC ही सारे निर्णय ले रहे हैं, वही ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, वही मिसाइलें दाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिनको भी उन्होंने अपना लीडर चुना, कहां उसको लेकर के कोई आपत्ति है किसी को।
वो तो खड़े हैं उनके साथ कि ठीक है, अब हमारे सामने मरने के अलावा और कोई विकल्प अगर नहीं बच गया है तो हम लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। वहां पर अमेरिका जो है अब वो इस स्थिति में आ गया है कि उनके बयान रोज रोज बदल रहे हैं, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना जो वर्ल्ड कर रहा है उसको लेकर के भी जो अलग अलग देश हैं वो इनके साथ देने से अपने को किनारे कर रहे हैं। इनको लग रहा था कि हमारे साथ नाटो खड़ा हो जाएगा, और जब खड़ा हो जाएगा तो एक साथ नाटो का जब हमें समर्थन मिलेगा और हम जब अटैक करेंगे तो फिर तो ईरान को सरेंडर करना ही है। नाटो के देश ने क्या इनको सलाह दिया, क्या इनके उनके निर्णय हुए, सबके सामने है। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका प्रॉक्सी शुरू की तो लगा कि इनका भी अब इंटर हो गया है उस युद्ध में। तो देखते हैं ईरान उनको किस तरह से टैकल करता है, और सामने खड़ा जो सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज है अमेरिका, उनको कैसे ये टैकल करता है। ईरान के लिए भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि अगर ट्रंप कुछ बोल दे रहे हैं या उनके बयान में जो बदलाव बार बार आ रहे हैं उसको लेकर के ये मान करके न चला जाए कि अमेरिका बिल्कुल बैकफुट पर जा रहा है। अमेरिका भी वॉच एंड वेट की स्थिति में है, और इसीलिए वो डिप्लोमेसी का भी पालन कर रहा है। कभी कभी वो प्रॉक्सी वार की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ अपने सैनिकों को भी भेज रहा है। संजय सर, पॉइंट टेकन। नहीं उतारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका ऐसा करते नहीं रहा है कि वो अपने सैनिकों को वो ग्राउंड पर उतार करके, चूंकि कई देशों में जिसकी ज्योग्राफी थोड़ी दूसरे ढंग की होती है वहां अमेरिकन सैनिक बहुत कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए नेवल और एयरबेस का इस्तेमाल तो करेंगे, ग्राउंड पर उतरने में थोड़ा हमें लग रहा है कि अभी वक्त लगेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। रिजवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे आपसे दो चीजें समझनी थी। पहला तो ये कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों पर हमले हुए हैं, तो जहां पर फौजी अड्डे हैं या जहां पर अमेरिकन एम्बेसीज हैं, जहां पर अमेरिकी फौजी हो सकते हैं, वहां पर हमले की बात तो समझ में आती है। आपने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है। आप रिफाइनरीज पर हमले कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स पर हमले कर रहे हैं, आप वहां पर जो कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर हमले हो रहे हैं। तो ईरान को वैसे भी गल्फ में लोग पसंद नहीं करते थे, ना तो सऊदीया पसंद करता था, ना तो और भी मुल्क पसंद करते थे। इसके बाद रिजवी साहब, मुझे लगता है कि जंग चाहे जब तक चले, जंग आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, लेकिन ईरान के खिलाफ जो गल्फ कंट्रीज खुलकर नहीं बोल पाती थी, अब नैरेटिव डिफरेंट हो गया है, क्योंकि आपने उनकी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। बड़ा सवाल सब लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई, आपकी लड़ाई इजराइल से थी, आपकी लड़ाई अमेरिका से थी, आपको फौजी अड्डों पे हमला करना था, जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के फौजी अड्डे जो बेसिस थे, लेकिन आपने तो पूरे गल्फ का धुआं उड़ा रखा है। तो ईरान को कल को जंग खत्म होती है तो ईरान तो गल्फ में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा सर, बिल्कुल मामला खराब हो जाएगा। रिजवी साहब, बहुत अच्छा सवाल आपका है ये, और ये बात हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि असली हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा जवाब, मैंने 2-3 बार सुना इस बात को कि असल में ईरान में बजाय इसके कि हुकूमत और रेजिम वहां की तब्दील होती, आपस में इस जंग की वजह से और ज्यादा लोगों में एकता और लोग यूनाइटेड हो गए हैं। और मैं आपको बस एक बात यहाँ पर बोलता चलूं कि IRGC और रिशकियान साहब या इराकची साहब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब तक ईरान में सुप्रीम लीडर है तब तक आप ये समझ लीजिए कि वहां की रजीम चेंज या हुकूमत चेंज की बात ये खाम ख्याली है, और ये सवाल भी इसकी कोई मतलब बहुत ही इसमें संजीदगी नहीं है, नॉन सीरियस हो जाएगा ये बात। लेकिन असल बात, जो आपका सवाल बड़ा अच्छा था, वो ये कि जो ईरान नेबर कंट्रीज पर हमला कर रहा है, आप जरा देखें कि ईरान ने जब जब नेबर कंट्रीज पे हमला किया, सबसे पहले उसने शुरुआत की अमेरिकन बेसिस पे हमला करने की। जब उसको तबाह कर दिया तो आपने ये न्यूज हतमन देखी और चलाई भी है कि अमेरिकन मिलिट्रीज जो है उन्होंने JCC कंट्रीज के अवाम को ह्यूमन शील्ड बना के इस्तेमाल करना शुरू किया। वो होटलों में चले गए, वो घरों में छुप गए, उन्होंने किराए के मकान ले लिए उन रिहायशी इलाकों में जहां पे उनकी अवाम रह रही थी, वो जो है ऑफिसेज में चले गए। तो फिर अभी आपने देखा 3 दिन पहले UAE में 500 अमेरिकन सोल्जर एक जगह पर मौजूद थे, उन्हें वहां पर हमला वर्ग करार दिया गया, हमला किया गया उनके ऊपर। जितने भी हमले ईरान ने किए, पहले ईरान ने हमले जो किए हैं वो अमेरिकन बेसिस पे किए हैं, और दूसरा ईरान ने अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला किया है।
ना ये कि इन कंट्रीज के इंटरेस्ट पर। इसीलिए और तब हमला किया कि जब ईरान पे पहले हमला हुआ है। ईरान ने पहले इन रिफाइनरीज पर हमला नहीं किया। जब ईरान की गैस फील्ड पे हमला हुआ तो ईरान ने कतर के उस गैस फील्ड पे हमला किया, रिफाइनरी जहाँ पे 17% का नुकसान हुआ और फिर जिसकी भरपाई 5 साल तक नहीं हो पाएगी। वो कंपनी अमेरिका से अटैच है। उसके साथ साथ जब ईरान के दूसरे इलाकों पर हमला हुआ तब ईरान ने जितने भी ईरान ने, चाहे वो ईरान ने बेसिस पे हमले किए हो, चाहे वो ईरान ने नेबर कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अमेरिकन लिंक्ड थे उन पर किया हो, वो सब के सब रिटेलिएशन। जब ये बात कल कही कि अब हम जो है ईरान जो है वो अमेरिका हमला करने, जब ईरान की 20 यूनिवर्सिटीज पर हमला किया और अब जबकि यहाँ पर ईरान के लोगों को एक के बाद एक शहीद किया जा रहा है, तो वो कंपनीज अमेरिकन जो एआई हैं, जो टेक्नोलॉजीज वाली हैं, वो भी गल्फ कंट्रीज में है। अब ईरान उसके ऊपर हमला करेगा तो ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर जंग ईरान की गल्फ कंट्रीज के दरमियान नहीं है, बल्कि गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमरीकी बेसेस और अमरीकी इंटरेस्ट पे है, जो अमरीकी पैसों पर यहाँ पर बसाए गए। बस एक आखिरी बात वो ये जो आपने बात कही कि गल्फ कंट्रीज के लोग ईरान को पसंद नहीं करते, बल्कि जुमला बदल दिया जाए, गल्फ कंट्रीज की वो हुकूमतें, वो बादशाही निजाम के जो अमरीकी पपेट हैं, वो ईरान को पसंद नहीं करते। लेकिन किस तरह से जोशो खरोश है ईरान के लिए, किस कर रहे हैं को देख लीजिए आप। यूएई, आप बहरीन देख लीजिए, आप अभी देख लीजिए 17 मार्च के बाद से कतर पर कोई भी ईरानी बड़ा हमला नहीं हुआ है। क्यों? बैक डोर से, बैक होम से कतर की ईरान की बातचीत शुरू हो गई है। ओमान ने अपना रुझान बदल दिया है। ले देकर सिर्फ 2-3 कंट्रीज बची हुई हैं, वो भी उस लिए जिसके बारे में आकर जो है यूएस का प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है कि वो इतने गंदे जुमले किस माई फला फला डैश डैश डैश। तो वो जो बहुत ज्यादा घसी और जिनके बहुत ज्यादा मफाद बचे हुए हैं वो अमेरिका के साथ है, ईरान के खिलाफ हैं। लेकिन अनकरीब हम देखेंगे कि वहां के बादशाही निजाम भी अपनी अवाम के दबाव में फिर वो ईरान के साथ आगे खड़ी होंगी। और ईरान अभी भी इस बात पर ये एग्री करता है, इस बात पर डटा हुआ है कि मेरा हमला अमरीकी इंटरेस्ट पर जारी रहेगा, जो इन बेसिस पर इन इलाकों में बसाए गए हैं, रुकाए गए हैं। ऑल राइट, आप री साहब आप साथ रहिएगा, मैं डिफेंस एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ। मेरे मेहता साहब, जब अमेरिका ये दावा कर रहा है, इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान के सारे रॉकेट असेंबलीज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके आर्मी बेसेस, सब जगह हमने नुकसान पहुंचा दिया है, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब पहले दिन से जब से ईरान ने रिटेलिएशन शुरू किया, इजराइल पर हमले रुके नहीं है सर। 24वां घंटा होता नहीं उससे पहले ईरान रिटेलिएट करता है। और इजराइल के वो शहर, चाहे वो हाइफा हो, चाहे तेल अवीव का इलाका हो, वेस्ट बैंक वाला इलाका हो, इसके अलावा न्योदव्योत हो, या फिर आसपास के जो वेस्टर्न इजराइल वाला इलाका है, वहां पर लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं। आयरन डोम क्या कर रहा है, आयरन बीम क्या कर रहा है, उन सब चीज़ों के दरमियान वहां पर नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, ईरान की रिफाइनरी के पास भी हमले हुए हैं। तो अगर आपने सब तबाह और बर्बाद कर दिया है तो ये रॉकेट तो रुक ही नहीं रहे, रॉकेट तो हमले लगातार हो रहे हैं। और मुझे पर्सनली जो अपडेट मैं ईरान की पढ़ रहा हूं, मुझे तो ईरान कहीं से कमजोर नहीं दिखाई दिया सर। पहले दिन से और आज के दिन तक हमले वैसे ही हो रहे हैं। तो आपने बम कहां मारा, आपने उड़ाया किसे, आपने तबाह किसको किया? रॉकेट असेंबलीज की आप बात करते थे, आपने कहा फौजी अड्डे उड़ा दिए, एयरफोर्स खत्म कर दी। तो ये रॉकेट्स कहां से लॉन्च हो रहे हैं? दूसरे मुल्क थोड़ी लॉन्च कर रहे हैं, वो तो इजराइल ईरान से ही जा रहे हैं सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान ने इस युद्ध की तैयारी पिछले 40 साल से की हुई है। तो ईरान के पास जो जहां से उन्हें मिसाइल रखे हुए हैं, जो अपने ड्रोन रखे हुए हैं, वो इतने सेफ गार्ड करके रखे हुए हैं, डीप इनटू द अपने पहाड़ियों के नीचे छुपा के रखे, टनल्स में रखे हुए हैं, जिसके पास पहुंचने के लिए अमेरिका के बस का बात नहीं है। और आपने देख रहे हो, जैसे आपने कहा, ईरान जहां चाह रहा है वहां पे रिटेलिएशन का अपना हमला कर रहा है। वो आयरन डोम हो या थर्ड हो, पैट्रियट हो, ये सारे कह रहे हैं हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, 90% न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन 10% से भी ईरान ने अमेरिका के 30 एयर बेसेस को इतनी बुरी तरह से अटैक किया है कि अमेरिका उन एयर बेसेस की जो हालत है उसकी फोटो नहीं आने दे रहा। तो वो ईरान के पास अभी भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बहुत सारे ड्रोन हैं, जो कि वो युद्ध 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है। ये बात का एहसास ट्रम्प साहब को हो गया है। और मैं रिजवी साहब से बात से बिल्कुल सहमत हूं
कि 30 एयर बेस को खत्म करने के बाद जितने भी उनके अमेरिकन बेस है उसके बाद उन्होंने उन जगह पे हमला करने लगे जहां जाके अमेरिका के इंटरेस्ट हैं और अमेरिका को इस बात का एहसास है। ट्रम्प साहब तो बार बार कह रहे हैं कि हमने उनकी एयर डिफेंस खत्म कर दी, वी कैन फ्लाई एनीवेयर इन ईरान, हम फ्रीली जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। कंटिन्यूसली ईरान उनका हमला कर रहा है और अंशु मैडम ने बोला था कि बूट्स ऑन ग्राउंड होने वाला है। मैं इस बात से विद ड्यू रिस्पेक्ट सहमत नहीं हूं। अमेरिका ये गलती कभी नहीं करेगा, बिल्कुल सुसाइड मिशन होगा ना, पैराड्रॉप तो छोड़िए, वो बाई सी भी नहीं आ सकता। जो पूरा कोस्ट लाइन है ईरान का वो बहुत शैलो है, वहां पे पूरा ईरान का कंट्रोल है, वहां पे फुट सोल्जर आना सुसाइडल है, वहां ट्रेवल करके जाना बिल्कुल सुसाइड को इनवाइट करना है। तो ऐसा अमेरिका बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ट्रम्प साहब ये करते हैं तो ये दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को, और ये आखिरी नुकसान होगा, इतना ज्यादा नुकसान होगा कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। जितना अभी हुआ उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होगा। जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा था, ऑप सिंदूर में हो रहा था, तो ट्रम्प साहब रोज न्यूज पे बोलते थे इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट गिर गए, 7 एयरक्राफ्ट गिर गए। अब एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिर गए। दुनिया भर में फोटो जा रही है कितने एयरक्राफ्ट अमेरिका गिर गए, कितने उनके बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए, उसका कोई फोटो नहीं आ रहा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। रोज वो झूठा बयान दे रहे हैं, सुबह शाम के उनके बयान का डिफरेंस आता है। तो इन हालात के चलते हुए ट्रम्प साहब को इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि अब मुझको इस युद्ध से कैसे भी निकलना है, और ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सामने से अपना पोस्चरिंग जरूर कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि मैं बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा हूँ, 50,000 सोल्जर और भेज रहा हूँ, मेरीन्स भेज रहा हूँ और सब पैराट्रूपर्स भेज रहा हूँ, लेकिन ऐसा वो गलती नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा। और ईरान अभी भी, जैसे रिजवी साहब ने कहा और कल भी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, 6 महीने तक वो ईरान युद्ध करने में सक्षम है, और अमेरिका नहीं है। अमेरिका इस करने में हालत में नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को जो नुकसान हो रहा है वो प्रेशर पड़ रहा है ट्रंप के ऊपर, दुनिया से भी और विद इन द कंट्री आल्सो। तो मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप साहब इस युद्ध को ज्यादा चलने देंगे। कल उनका सवेरे एड्रेस है 7:30 बजे अमेरिका को, मोस्ट लाइकली इस समय वो युद्ध को खत्म होने के बारे में कोई रास्ता ढूंढने के बारे में बोलेंगे कि मेरे टारगेट अचीव हो गए हैं, अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहता तो रहने दो, लेकिन हम अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि ऐसा कर सकता है ट्रंप, तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है अंशु मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ट्रम्प साहब ने पिछले 1 महीने में मैम 28 तारीख को जंग शुरू हुई थी, अप्रैल 1 आज है, और ट्रम्प साहब ने इतनी बार बयान बदले हैं, मुझे लगता है कि इतना तो बच्चे भी अपनी बातों को नहीं बदलते होंगे घर में। लेकिन मैम अब जो सिचुएशन आ रही है, क्योंकि ट्रम्प साहब फंस गए हैं, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड की सिचुएशन हो रही है। कुछ लोग तो परमाणु हमले के भी बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यूएन क्या कह रहा है, WHO क्या कह रहा है, ईरान के एक एक्स ऑफिसर ने पूरी डिटेलिंग की है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैम ट्रम्प जानबूझ के ये सब करते हैं कि ये सब चलता रहे, थोड़ा मामला गर्म रहे, डिस्कशन चलता रहे। मिडिल ईस्ट में भी हलचल रहे, उधर किम जोंग के साथ भी हलचल है, उधर चाइना भी दौरा लगा हुआ है, उसके बाद इजराइल के साथ भी मुलाकात हो रही है, होर्मुज को लेकर नया बयान दे दिया, भाई अपना यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, जिसका वेसल्स है वो होर्मुज से निकाले, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये इस तरह के जो बयान ट्रम्प साहब बदलते, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव है, ये स्टाइल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रूलिंग का, मैम मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल अमित, आपने सही पकड़ा। अगर आप ट्रंप को समझना चाहते हैं तो ट्रंप जो कह रहे हैं ना उस पे मत जाइए, वो जो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। तो बिल्कुल इस समय ना चीन की तरह एक्ट कर रहे हैं वो एज अ कंट्री, अगर देखें तो उनकी पॉलिसी को। पिछली बार जब हमला किया था जून 2025 में, तो कहा था कि न्यूक्लियर मैटर की वजह से और ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पूरे क्षेत्र के क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए अटैक कर रहे हैं। इस बार जब हमला किया तो क्या स्टेटमेंट आया पहला, कि ईरान में रिजीम चेंज करवाना बहुत आवश्यक है। उसके पहले, उसके पीछे का जो कारण था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का था, और इसके भी आगे पश्चिमी एशिया का जो बैलेंस ऑफ पावर ईरान लगातार डिसरप्ट कर रहा था उसको बदल देने का था। और यहाँ उन्होंने, मैंने पिछले शो में चर्चा भी की थी, कुछ मिसकैलकुलेशंस किए, चाहे वो जनता को लेकर के हो, चाहे मोसाद को लेकर के हो। हालांकि मोसाद ने अपना काम बहुत बखूबी निभाया, मैं ये कहूंगी, तभी खामेनेई पहले ही अटैक में एलिमिनेट हो पाए। चाहे वो गल्फ कंट्रीज पर ईरान के अटैक को लेकर के हो, चाहे फिर हम ये
ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर और चीन के द्वारा जो सहायता पहुंचाई जा रही है उसको लेकर के हो या नाटो कंट्रीज को लेकर के हो। बहरहाल अभी की स्थिति को हम यदि देखें तो हम समझें कि बाकी दुनिया में जो हो रहा है सो हो रहा है, गल्फ कंट्रीज का जो हाल है सो हाल है। हम ये अज्यूम करके देखें कि अगर ईरान तो बार बार मना कर रहा है कि हमें कोई शांति वार्ता नहीं करनी है, और अगर ट्रंप इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, दूसरे देशों के माध्यम से यदि ईरान को मजबूर करके डिप्लोमेटिक टेबल पर लाते हैं तो इस पूरे युद्ध का विजेता ईरान बन जाएगा, अमेरिका नहीं। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में अमेरिका के जिस हेजेमोनिक पावर की बात, जिस दमखम की बात की जाती रही है, वो जो इमेज है, वो जो छवि है, वो जो बात है, वो खत्म हो जाएगी अमित। तो ट्रंप के सामने ना अभी आगे कुआं पीछे खाई की बात है। और एयर कॉमोडोर मेहता का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे सम्मानित को पैनलिस्ट है। पहले भी शोज पर मेरे साथ के एक्सपर्ट्स ने कहा, जब मैंने कहा था कि ट्रंप इस एक हफ्ते 10 दिन में ईरान पर हमला करेंगे, तब कहा था कि हमला संभव नहीं। जी अंशु मैम, कोई भी तैयार नहीं था, सब कहते थे हमला नहीं होगा। मैंने ये बात अलग अलग शोज पे बोली है कि हमला अगले एक हफ्ते में होगा, और उसी शनिवार मैंने सोमवार मंगलवार को ये कहना शुरू हुआ, क्योंकि जिस तरह का बिल्डअप वो बना रहे थे ना, मैं उनके स्टेटमेंट्स पे नहीं जा रही थी, मैं उनकी एक्शंस को ऑब्जर्व कर रही बिल्डअप पे जा रही थी। इसके बाद ईरान की तरफ से था कि ईरान सिर्फ प्रॉक्सीज को एक्टिव करेगा। मैंने कहा ईरान इस बार ऑल आउट स्ट्राइक पे जाएगा यदि खामेनेई एलिमिनेट हो गए हैं। ज्यादा वक्त नहीं, माफी चाहता हूं। शोज पे कहा था कि खामेनेई या तो एलिमिनेट हो गए हैं या कहीं ले जाए गए हैं, तो वो फिर बहुत माफी चाहता हूं, बिल्कुल वक्त नहीं। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अंशु मैम बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। वक्त एक ब्रेक का देश के सवाल में, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको इस वक्त की हेडलाइन